तो गवर्नमेंट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये साइट के लिए ऑप्शन नहीं है, ये वो साइट के लिए वो है, ये मेन है ऐसा। अगर उसको साइड में रखोगे तो फिर वो निकल जाएगा। पास कर दो, लॉगिन हो जाए। चलिए भाई, आपके घर पे लिख दिया आपने टाइम पास। धीरे धीरे लग जाते हैं। विकास, तो ये पानी पूरे ला दो, और ये थोड़ा सा टेबल आगे करो, मेरे को तो बैठने के पीछे जगह पे प्रॉपर नहीं मिलता, थोड़ा आगे करो, हिले ना कुछ। हेलो सर, दो स्टूडेंट्स हैं, मैं पूछना। रोहित और धीरज, मैं कंटिन्यू। ठीक है सर, कंटिन्यू करो ना, और तो कोई नहीं। लाइट ऑफ करिए तभी ठीक से देख पाओगे। फोन चाहिए मुझे, नहीं चल जाएगा, चलो रहने दो, गेट खुला हुआ है। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करें। तो फर्स्ट क्लास है हमारी आज वेब डिजाइनिंग के कोर्स की, जो शाम 4 बजे वाले स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ पे बुलाया है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और आपने कुछ क्लासेस के बीच में ज्वाइन किया, तो आपका पूरा कोर्स जो है हम रिवीजन में ले लेंगे। हो सकता है एक वीक और बुलाए, सैटरडे संडे, देन उसके बाद आपका इक्वल हो जाएगा, और जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं बुलाएंगे। आपका जो कमिंग वीक आएगा, जो आप ही का होगा वीकडेज में, उसमें हो सकता है सब हो जाए कवर। जरूरत पड़ेगी तो आने वाले फ्राइडे को बता देंगे, ठीक है। तो एज यूजुअल आपको कल भी आना है, सेम टाइम, ठीक है ना। इन्हीं के साथ आपका हो जाएगा। चलिए भी, तो वेब डिजाइनिंग का कोर्स और वेब डेवलपमेंट, ऐसा भी सुनने में आता है। तो इसको आप ऐसे बोल लो या फिर फ्रंट एंड, ठीक है ना, या बैक एंड बोल लो, एक ही बात। अच्छा, ये मैं लिख क्यों रही हूँ, सब लिखा हुआ है हमारे, टाइप करके रखा हुआ है थोड़ा सा। तो वेब टेक्नोलॉजी में दो एंड पे प्रोग्रामिंग होती है, वेब डेवलपमेंट और वेब डिजाइनिंग। वेब डेवलपमेंट बैक एंड होता है, थैंक यू। वेब डेवलपमेंट बैक एंड होता है, और वेब डिजाइनिंग फ्रंट एंड होता है। कोई भी वेबसाइट जो है बैक एंड और फ्रंट एंड के बिना पूरी नहीं होती। ना तो फ्रंट एंड पूरा काम कर सकता है, और ना ही बैक एंड पूरा काम कर सकता है अकेले से, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक मूवी बनती है, तो मूवी में ना बैक साइड पे पहले काम होता है, मतलब स्टोरी बनी, स्क्रिप्ट लिखा, कौन कौन प्ले करेगा, कहाँ लोकेशन पे शूटिंग होगी, ये वो ड्रेस डिजाइन, गाने, ये पूरा मतलब तैयारी होती है पहले। और उसके बाद जो फ्रंट वाले लोग होते हैं, जिनको हम पहचानते हैं, हीरो हीरोइन, कि भाई इन्होंने मूवी में काम किया, और वो पूरा क्रेडिट ले जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि भाई पूरी टीम है, पीछे भी लोग काम करते हैं, एक स्पॉट बॉय तक भी, उसका भी तो रोल होता है मूवी बनाने में, कि नहीं। तो पूरा का पूरा स्टाफ को क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन फ्रंट वाला ले जाता है, हीरो हीरोइन। लेकिन ये आपको भी समझ में आ गया कि फ्रंट एंड और बैक एंड के बिना मूवी
नहीं बन सकती, दोनों स्टाफ मिलके काम करते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है। उल्टा सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पहले फ्रंट एंड होगा, देन बैक एंड होगा। फ्रंट एंड के बिना बैक एंड का कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ फ्रंट एंड जो कि आप सब सीखने आए हैं, अगर किसी के कोर्स में बैक एंड भी होगा तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बाद में होगा, है ना। पहले आप फ्रंट एंड सीखेंगे। फ्रंट एंड और बैक एंड में जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे पता तो चलेगा, लेकिन मोटा सा बता दूं मैं आपको डिफरेंस, कि बैक एंड पे आप क्या करोगे। बैक एंड पे आप डेटाबेस संभालेंगे, तो एक डेटाबेस पैकेज होगा विद एनी सर्वर साइट टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट फ्रंट एंड एंड बैक एंड। ठीक है भाई, फ्रंट एंड और बैक एंड को आपस में कनेक्ट करने के लिए आपको कोई सर्वर साइड टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, एक डेटाबेस पैकेज चाहिए होगा, ताकि आपका जो डेटाबेस बनेगा ना, डेटाबेस क्या होता है सबको मालूम है। सिंपल सी परिभाषा है डेटाबेस की, एक कॉमन मैन भी जानता है आजकल ये डेटाबेस क्या होता है या डाटा किसे कहते हैं। डाटा रॉ डाटा हो सकता है। अगर आपने एक पैराग्राफ बना के एक कंपनी के एम्प्लॉयज के बारे में लिख दिया कि मेरी कंपनी में एक एम्प्लॉय राम है, उसकी ये सैलरी है, उसका ये पोस्ट है, ये डेजिग्नेशन है, और ये वो आप लिखते जा रहे हो पैराग्राफ में स्टोरी की तरह, फिर दूसरा एम्प्लॉय है, तो ये डाटा ही, डाटा भी क्या ही कहोगे। लेकिन जब डाटा की बात आती है प्रॉपर या डाटाबेस की, तो डाटाबेस उसे कहते हैं जब इंफॉर्मेशन रो और कॉलम में होती है। यही एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन जब रो और कॉलम में होगी, डाटा मतलब एम्प्लॉयज का नेम, डिपार्टमेंट, एड्रेस, सैलरी, तो इस तरीके से जब रो और कॉलम में पूरा डेटाबेस बना होगा, ठीक, तभी बात बन पाएगी। और इसी तरह से जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमारे पास भी तो डाटा इकट्ठा होता है। वेबसाइट भी दो तरह की होती है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। स्टैटिक वेबसाइट पे कुछ नहीं होता, उसको आप खोलते हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और चलते रहते हो। जैसे अगर एक स्कूल के स्टूडेंट को काव पे ऐसे लिखना है, तो पहले तो क्या था कि भाई पेरेंट्स हेल्प कर दिए, या कहीं किसी बुक से या लाइब्रेरी जाके लोग इंफॉर्मेशन ढूंढते थे। लेकिन अगर आजकल पेरेंट्स से भी पूछोगे, मतलब पेरेंट्स से पूछेंगे बच्चे कि जरा काव पे ऐसे लिखवा दो, मैडम ने दिया, तो वो सीधा क्या बोलेंगे कि सर्च कर लो, या फिर वो खुद ही सर्च करेंगे। अब क्लिक किया तो काव की पिक्चर आ गई, लेकिन नीचे काव के लिंक है। हाँ, तो आप वहां पे जाके क्या करोगे, सीधा सीधा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे, जो चाहिए कॉपी पेस्ट करोगे बस। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन में क्या होगा जो डायनेमिक होगा, बताओ। काओ के बारे में सब लिखा हुआ है बस, क्या होगा इसमें। कोई यूजर अगर इस इंफॉर्मेशन को देखेगा तो वो अपनी क्या, अपनी गाय जो उसके पास रखी है अगर किसी फार्म हाउस में, तो उसका डाटा थोड़ी ना डालने लग जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो जो इंफॉर्मेशन सिर्फ देने के काम आती है वो स्टैटिक वेबसाइट होती है। डायनेमिक वेबसाइट आप किसे कहते हो, जो यूजर के एक्शन पर रिएक्शन दे रही। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि सारी ई कॉमर्स साइट ही होती है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल कोई ई कॉमर्स साइट, कोई भी, अब यहाँ पे भी है तो इंफॉर्मेशन ही, लेकिन यूजर का एक्शन क्या है, होवर, उसने कर्सर रखा तो हल्का सा सामने आया कि वो थोड़ा सा पॉपअप सा कर रहा है, पता चल रहा है कि किसको सिलेक्ट किया। एंड देन अगर मुझे ये खरीदना है, यूजर ने जब क्लिक किया तो उसने उसके जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स निकाले। अगेन मैंने फाइनली ये लेना है, मैंने क्लिक कर दिया। अब उसका क्या फर्ज है कि वो आपको
3-4 पिक्चर्स उस प्रोडक्ट की आगे से पीछे से साइड से दिखाए, कस्टमर की तसल्ली के लिए, सभी करते हैं ऐसा। और उसके बाद एक वीडियो भी डाल रखी है इन्होंने कि नहीं तसल्ली हो तो भाई वीडियो देख लो, ऐसा कुछ कर रखा है, ठीक है, जूम करके भी दिखा रखा है। तो ये मेरे एक्शंस है ना, मेरे मतलब विजिटर के, यूजर के, यूजर के एक्शन पर रिएक्शन हो रहा है, जूम दिख रहा है, तसल्ली कर लो भाई। हाँ, अब फाइनल हो गया। अगर मुझे ये पसंद है तो मैं क्या करूंगी, ऐड टू कार्ट। कार्ट किसे कहते हैं, जो बैग होता है, आप बैग लेके चलते हो ना, एक ट्रॉली या बैग, उसमें आप सारा मॉल में घूम के इकट्ठा करते रहते, काइंड ऑफ दिस। तो ऐसे ही ऑनलाइन में ये कार्ट है, वही कार्ट, गाड़ी, वो ट्रॉली, उसमें आप अपना सामान इकट्ठा करते जाओ। 3 थे, अब 4 हो गए कार्ट में मेरे। ये देखिए, स्टूडेंट्स को पढ़ाते पढ़ाते ऐसे ही डिस्कस कर रहे होते हैं तो आइटम्स पड़े हुए, तो मेरे हर एक्शन का रिएक्शन आ रहा है सामने। फाइनली मुझे ये नहीं लेना, तो रिमूव का भी एक्शन यहाँ पे होगा। मैंने कहा नहीं लेना यार, छोड़ो। ठीक, अब अगर मुझे तीनों आइटम्स लेने हैं तो मैं क्या कर रही हूँ, प्लेस ऑर्डर। ऑर्डर प्लेस करने पे आगे इन्फॉर्मेशन चलिए। तो इन शॉर्ट क्या बता रही थी मैं आपको, कि जो आपके एक्शन पर रिएक्शन करे वो डायनेमिक साइट होती है। डायनेमिक बनाने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट को ऐड करना पड़ता है और भी बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे आगे। लेकिन अगर आप सिर्फ HTML और CSS का यूज करेंगे तो आपकी जो साइट है HTML, CSS और बूटस्ट्रैप, उससे आप सिर्फ डिजाइन करना सीखेंगे। और कौन सी साइट बनेगी, स्टैटिक साइट। ठीक, लेकिन अगर आपको उसे डायनेमिक बनाना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ बिल्कुल सिंगल सिंगल सेंटेंस में थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है कि हम जिनका कोर्स वेब डिजाइनिंग का है वो फोटोशॉप, HTML5, CSS3, बूटस्ट्रैप, jQuery, जावास्क्रिप्ट, ड्रीमवीवर, ये सब पढ़ेंगे। अब ये जो 3 टेक्नोलॉजी हैं, 3-4, ये तो सभी को मैंडेटरी है, ठीक है। इसमें टाइम लगेगा कम से कम 2 से 2.5 महीना आराम से लगेगा, तब तक चिल मारना। जब उसके बाद हमें देखना होगा कि हमें किसे jQuery, फोटोशॉप या ड्रीमवीवर पढ़ाना है, किसे नहीं पढ़ाना, वो हम बाद में सोचेंगे। फिल्टर बाद में करेंगे ना, किसके कोर्स में है उसे रखा ग्रुप में, बाकियों को अलग कर दिया, फिर उनको आगे के कोर्स में शिफ्ट कर दिया, वो सब बात की बात है। लेकिन आपको पता है कि अगर आप लोगों को मेरे पास भेजा गया है तो मतलब ये 4 टॉपिक तो है ही सबको पढ़ने। क्लियर, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। HTML5 का क्या रोल है, लेआउट बनाने के काम आता है। जैसे बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले स्ट्रक्चर खड़ा होता है रफ, तो वही काम HTML5 करेगा। वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस को बनाने के लिए जो कोडिंग की शुरुआत होगी वो HTML से होगी। HTML एक बेसिक लेआउट तैयार करेगा, रफ स्ट्रक्चर वेबसाइट का। क्लियर, ठीक। उसके बाद CSS3 का, CSS3 क्या करता है, वेब पेज एलिमेंट्स को ब्यूटीफाई करता है, ठीक है। वेब पेज एलिमेंट्स को ब्यूटीफाई करता है, लुक एंड फील, जैसे सेम एज बिल्डिंग का रफ स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है, वो सुंदर नहीं लगेगी देखने में। तो आपको पेंटर को तो जरूरी बुलाना पड़ेगा। बाकी आपके लिमिट है कि भाई आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। जितना ज्यादा आपका पैसा लगाओगे घर में उतना और सुंदर दिखेगा। इंटीरियर कराओगे जितना भी, POP, ये वो बहुत सारी चीजें होती हैं आजकल तो, लेकिन पेंट तो मैंडेटरी ही हो गया आपके लिए। तो लेकिन ये सारी जो टीम है ये आके क्या करती है, आपके घर को सुंदर बनाती है। तो HTML ने पहले ही नक्शा तैयार कर दिया था, CSS उसे सुंदर बनाता है वेबसाइट को। बूटस्ट्रैप कुछ और मुश्किलें आसान कर देता है। जो सुंदरता लाने के लिए हम CSS में बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिखेंगे या कोड लिखेंगे, उसको शॉर्ट कर देगा बूटस्ट्रैप, क्योंकि इसमें रेडीमेड क्लासेस हैं, सिर्फ अप्लाई करनी और कुछ नहीं। क्लियर। जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट से पहले वही बात जो भी आपको बता रही थी कि स्टैटिक और डायनेमिक दो साइट होती हैं। तो जावास्क्रिप्ट का क्या काम होता है, वो डायनेमिक वेब पेज बनाता है। कैसे,
वो इवेंट हैंडल करता है यूजर के। इवेंट हैंडल करना मतलब एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं यूजर के, कहीं पे क्लिक करना, कहीं डबल क्लिक करना, कहीं माउस ओवर, है ना, ये सब तो अब पढ़ेंगे आप आगे जाके। और jQuery जावास्क्रिप्ट की डेवलप की हुई एक टेक्नोलॉजी है। इसका काम है कि कम लिखना और काम ज्यादा करना। ड्रीमवीवर क्रिएट वेबसाइट यूजिंग कोड एंड डिजाइन बोथ। तो फिलहाल हमारा फोकस कहाँ पे है, इस पे। फोटोशॉप भी जिसके बैच में होगा उसे पढ़ाई दिया जाएगा, बाद में कराएंगे। हालांकि मैंने लिखा है इसे फर्स्ट नंबर पे, पता है क्यों? जब आप एक वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसका ब्लूप्रिंट तो आपके माइंड में होना चाहिए ना, कि नहीं? अभी हमें फोटोशॉप तो आता नहीं या कोई भी डिजाइनिंग पैकेज नहीं आता, तो हम डिजाइन पेपर पे ही बना सकते हैं, कॉपी पे। तो अगर मैं अपनी कॉपी पे कोई डिजाइन बना सकती हूँ तो पहले डिजाइन सोचूंगी ना मेरे को, जो वेबसाइट बनानी है, कि कहाँ पे मैं क्या दिखाऊंगी, कैसे दिखाऊंगी। लेकिन एक जो बेसिक सा लेआउट होता है हर वेबसाइट का, वो लगभग इस टाइप का होता है। हेडर, ठीक है ना, और यहाँ पे फुटर। फिर उसके नीचे बहुत सारी वेबसाइट्स को इमेज दिखा देती हैं स्टिल, बहुत सारी वेबसाइट्स स्लाइडर दिखाती हैं। स्लाइडर दिखाने वाली जो वेबसाइट्स होती हैं वो होती हैं जो ई कॉमर्स साइट्स होती हैं। ई कॉमर्स साइट्स अपने प्रोडक्ट्स को दिखाएंगी। लेकिन अगर कोई सर्विस सेल करने वाली भी वेबसाइट है जो कि सर्विसेज सेल करेगी, फॉर एग्जांपल ट्रैवल एजेंसी, तो ट्रैवल वाला भी अपने पैकेज बना रखे होते हैं, इतना डिस्काउंट दूंगा, इतने पे, ये वो। तो वो उनके बैनर बनवाता है और उन्हें स्लाइडर में चला देता है। जिनके कोर्स में फोटोशॉप है उसको ना सिर्फ ब्लूप्रिंट बनाना आ जाएगा वेबसाइट का, बल्कि आपको हम बैनर्स वगैरह बनाना सब बता देंगे। क्योंकि जब आप किसी के लिए वेबसाइट बनाते हो तो वही बैनर वैनर चलाने के लिए स्लाइडर में, अब वो किसी और को अप्रोच थोड़ी करेगा। जो काम करना है सब आपको करना है। अगर आपको खुद को नहीं आता होगा तो आप किसी और को पैसा दोगे, ठीक है, और उससे बनवा के फिर उसे एडजस्ट करोगे। तो सारा काम अगर आपको आता होगा, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता, बहुत मुश्किल नहीं होता, तो सारा काम आप ही कर सकते हो। क्लियर भाई, सबको समझ आया? तो लगभग आपको आइडिया हो गया होगा इंट्रोडक्शन का। देन उसके बाद jQuery का बता दिया मैंने, सब हो गया। अब स्टार्ट करें। तो आप सबको समझ आ गया कि फोटोशॉप से शुरुआत होती ब्लूप्रिंट बनाने की, लेकिन वो अभी हमें आता नहीं और हम आपको पहले सिखा नहीं सकते। क्यों? ब्लूप्रिंट बनाना सिखाएंगे तो कुछ तो आइडिया हो कि वेबसाइट में डिजाइन क्या कैसे माइंड में होना चाहिए। तो माइंड में वो चीजें लाने के लिए पहले हम आपको डायरेक्ट इस पे लेकर चले, एचटीएमएल। क्लियर? करें स्टार्ट। धीरज एंड रोहित, रोहित ना, ठीक है। तो अब मुझे वेब पेज डिजाइन करना है, मतलब बनाना, ऑब्वियसली कोडिंग करनी है। कोडिंग करने के लिए जब मैं सिस्टम ऑन करती हूँ तो हमें क्या दिखाई देता है? डेस्कटॉप। तो ऑब्वियसली कंप्यूटर पे आप कोई भी काम करते हो तो वो रिलेटेड सॉफ्टवेयर आप पहले सोचते हो कि किसमें होगा, या पता करते हो और फिर करते हो। अगर आपको किसी को एक लेटर लिखना हो तो आजकल हैंड रिटन लेटर लेटर अच्छा लगता है, जमाने देना हो तो भी लेटर कैसा चलता है। फिर बीच में क्या आ गया? टाइपराइटर। अब वो भी टाइम चला गया, तो फिर किस पे लिखोगे? कंप्यूटर से लिखोगे। लेकिन क्या खोलते ही यहाँ लिखने शुरू कर दोगे? नहीं। तो सोचोगे ना कि कहाँ लिखूं। अब नोटपैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या छोटा सा पैकेज है, मैं लिखने को यहाँ भी लिख सकती हूँ लेटर, लेकिन ये फॉर्मेटिंग नहीं कर सकता। इसमें आप फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने पता लगाया कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें लेटर अच्छे से लिखूं। तो एमएस वर्ड में कोई कैलकुलेशन लिख करना है या कोई रो कॉलम में डाटा रखना है तो एक्सेल में, प्रेजेंटेशन बनाना है तो पावर पॉइंट में। तो मैं आपको ये समझा रही हूँ कि जिस तरह का आपको काम करना होता है उस तरह के पैकेज के बारे में आपको पता करना होता है। फिर आपके सिस्टम में नहीं होता तो आपको डाउनलोड करना होता है, तब आप काम करते हैं। आया समझ में? तो नोटपैड तो जो आप विंडोज वगैरह डलवाते हो सबके साथ मिलता ही है।
तो नोटपैड में अब हम अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे। एचटीएमएल करने आए हो ना, वेब पेज बनाने, तो वेब पेज बनाने के लिए कोडिंग करनी पड़ेगी। कोडिंग के लिए हमने पता किया कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर में कोडिंग लिख सकते हैं। ठीक, तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर काफी नहीं है, दो चीजें चाहिए आपको। क्या क्या? एक तो वेब ब्राउजर और एक वेब ब्राउजर चाहिए, और एक आपको कोई भी टेक्स्ट एडिटर चाहिए। लिखा होगा मैंने, लिख देते हैं। तो वी नीड एनी टेक्स्ट एडिटर, ठीक है ना, टू राइट कोड फॉर वेब पेज। वेब पेज के लिए कोड लिखने के लिए हमें कोई टेक्स्ट एडिटर चाहिए, एंड एनी वेब ब्राउजर। भाई वेब ब्राउजर तो सभी के पास होता है आजकल। आप सिस्टम में इंटरनेट रखते हो कि नहीं रखते हो? तो गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा, मोजिला, कोई भी रख सकते हो। लेकिन ज्यादातर लोग आजकल किस पे काम करते हैं? क्रोम पे, है ना। तो ये तो टाइम टाइम की बात है। कल को किसी और वेब ब्राउजर ने अपना नाम बना लिया तो सब उसे रखने लग जाएंगे, आपकी चॉइस। क्लियर? तो वेब ब्राउजर मैंने चेक किया, हाँ भाई है मेरे पास। ठीक, क्लियर है। और अब मुझे चाहिए कोई टेक्स्ट एडिटर। फॉर एग्जाम्पल नोटपैड, सबलाइन, VS कोड, ठीक है ना, और ब्रैकेट, और एक्सेट्रा लिख देते हैं। ठीक है भाई। चलिए जी, तो अब आपको सब चीजें पता लग गई। हम बिल्कुल आपको जीरो मान के पढ़ा रहे हैं। आपको अपने से कोई नॉलेज है नहीं है, हम बिल्कुल 0% से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की कंफ्यूजन आपके माइंड में ना रहे। तो आपको अब समझ में आ गया कि मुझे कोई टेक्स्ट एडिटर चाहिए। टेक्स्ट एडिटर फिलहाल मेरे पास है ही है, नोटपैड। मैंने इसे खोला और यहाँ पे कोडिंग अब मुझे करनी है। एक एक लेटर, एक एक कोड मुझे सही देखकर लिखना है। अगर मैंने कोई गलती की तो मुझे कोई बताने वाला नहीं है कि क्या गलती है, मुझे खुद ही देखना पड़े। ठीक है, इसीलिए पहले के टाइम पे, बहुत साल पहले यही हुआ करता था। फिर डेवलपर्स का काम क्या है? डेवलपमेंट करना, है कि नहीं? सबके अपने अपने प्रोफेशन होते हैं कि नहीं? तो डेवलपर्स ने देखा कि भाई दिक्कत आ रही है लोगों को डेवलपमेंट मतलब कोडिंग लिखने में, तो उन्होंने इस तरह के पैकेजेस या सॉफ्टवेयर डेवलप करने शुरू कर दिए जहाँ पे ऑटो कंप्लीट हिंट आती हो। ठीक है ना। तो आपका सबलाइन, ये VS कोड, VS कोड, VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, इस तरह के सॉफ्टवेयर बन गए। बहुत टाइम हो गया इन्हें बने हुए। अब अगर आप इस तरह के सॉफ्टवेयर में कोई भी फाइल बनाते हो, तो जो हमारी HTML फाइल होगी, मतलब जो हम HTML की कोडिंग करेंगे, तो उसमें हमें क्या करना होगा? एक, हाँ जी, अगर मैं कोई भी नया कोड लिखूं, कोई भी फाइल अगर हम लिख रहे हैं, तो ये मुझसे पहले ही पूछ लेगा कि कौन सी फाइल। अगर आप बता दोगे तो फायदा रहेगा आपको। HTML फाइल लिखना है, यहाँ पे होती है लैंग्वेजेस भी।
अब उससे क्या होगा कि हमें जैसे ही हम जरा सा कोड लिखेंगे, क्या हुआ इसमें, हाँ यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है लैंग्वेज, किया गया, ठीक। तो HTML में काम करना है आपको, ये रहा, ठीक। तो इस तरीके से आपने अगर पहले ही से बोल दिया HTML, तो इनके कुछ शॉर्ट कोड होते हैं, जरा सा लिखो और एंटर करो, लेआउट बन जाए, ठीक है। लेकिन अब आपकी स्टार्टिंग है, मानो आपको कुछ भी नहीं पता और मैंने ऐसे पढ़ाना शुरू कर दिया, तो क्या कभी जान पाओगे इन सब का क्या मतलब है, क्यों दिया इन्हें, है ना। इसीलिए हम स्टार्टिंग में इन सब पैकेजेस को लेते ही नहीं। सब लाइन, सब लाइन में मुझे नई फाइल बनानी, ये भी टेक्स्ट एडिटर है, इसका शॉर्टकट क्या है, यहाँ पे आगे बता दो साइड में कि मुझे क्या बनाना है, तो ये आपके कोड को पहचानना शुरू कर देगा। तो इसलिए आपको इस तरह के पैकेजेस से शुरुआत नहीं कराते थोड़े दिन के लिए, और हम सजेस्ट करते हैं कि भाई लगभग 10-15 दिन तो कम से कम ऐसे वाले पैकेजेस में काम मत करना, क्योंकि सब कुछ अपने आप ही आ जाएगा हिंट से। तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ी सी कड़ी मेहनत से स्टार्ट करें अपना काम, और आपको एक एक बात क्लियर हो। तो चलिए फिर देखते हैं कि नोटपैड में अगर आपको टाइपिंग करनी है किसकी, HTML की। HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो उसका एक रूल है कि HTML में जो भी आप कोड लिखते हो उसमें आपको क्या लिखना होता है, टैग्स। जब क्लास एंड होगी आप दोनों एकदम मत निकल के चले जाना, आप दोनों एक ग्रुप बनाना है नया व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आपको ऐड करना, ताकि जो क्लास की आपकी रिकॉर्डिंग हम बना रहे हैं वो आपको प्रोवाइड कर सकें और कंटेंट भी आपको दे सकें। क्लियर, हाँ जी। तो HTML में जो भी हम काम करते हैं, जो भी कोड लिखते हैं, वो ऐसे आता है इसके बीच में, इतना समझ में आया। तो मैंने सबसे पहला कोड लिखा HTML, ये HTML एंड, आया समझ में। स्लैश वाला साइन एंड का होता है, इसके दो मेन पार्ट होते हैं, हेड और ये बॉडी। सिंपल सी बात है भाई, मोटी मोटी सिंपल बात कि HTML पहला टैग है, इसे हमने यहाँ से क्लोज किया, ये इसका फर्स्ट पार्ट है और ये इसका सेकंड पार्ट। बस तीसरा पार्ट आज तक तो आया नहीं सामने, बनाने वाले ने फिलहाल तो दो ही बना रखे हैं और दो ही बताए हमें कि HTML के अंदर दो पार्ट में काम करना, या तो हेड या तो बॉडी। हेड में ज्यादातर जो टैग्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेब पेज के एनवायरनमेंट को या सेटिंग को सेट करने के लिए होते हैं, ठीक है। लेकिन मेन जो सारा काम होता है वो किसमें होता है, बॉडी पार्ट में। मैंने यहाँ पे एक टाइटल का टैग लगाया और उसमें ये दे दिया, ठीक है, ठीक भाई। बॉडी में मैंने कुछ भी लिख दिया, अब कुछ भी लिख दिया हमें, मैं वैसे ही बस वर्ड से एक पैराग्राफ ऑटोमेटिकली आ जाता है यहाँ पे डायनेमिक, तो ये मैंने ऐसे ही ले लिया कॉपी और ये पेस्ट। उल्टा सीधा लिखना थोड़ा अच्छा सा नहीं लगेगा ना, सिर्फ इसलिए, और रीजन कोई नहीं था। हाँ जी, कैसे आता है,
इक्वल टू RAND, रैंड मतलब रैंडम, रैंडम का एक फंक्शन डाल दो RAND, उससे आ जाता है आगे। ठीक है, कॉपी किया मैंने। ठीक, मैंने इसे सेव किया। अब मेरी एक फाइल बन चुकी है, मतलब मेरा एक वेब पेज बन चुका है। मैं उसे किसी भी अपने फोल्डर में सेव कर दूंगी। फिलहाल मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ, लेकिन जब आप अपने सिस्टम पे काम करेंगे तो बकायदा किसी अपनी सी ड्राइव के अलावा किसी ड्राइव में किसी फोल्डर के अंदर जाके करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जाके लिखा फाइल का नाम कुछ भी फर्स्ट क्लास दे दिया मैंने इस फाइल का नाम और सेव कर दिया। मैंने जो फाइल बनाई सेव किया तो उसने एक्सटेंशन कौन सा लिया? txt। txt लिखने से क्या हुआ, डेस्कटॉप पे फाइल तो बन गई, लेकिन देखकर लग नहीं रहा कि ये कुछ करेगा, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल बनाई मैंने। अगर वेब पेज वाली फाइल होती तो वो ऐसी होती, जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होता है उसके जैसी होनी चाहिए। वो इसलिए नहीं बनाई इसने क्योंकि हम इसे बताना भूल गए कि हमें एक्सटेंशन क्या देना है, HTML। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन ओपन हो रही है। ठीक है, वेब पेज थोड़ी ना चल रहा है। लेकिन अगर इनमें से मैं किसी पे क्लिक करूं तो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन वेब पेज पर आएगी। ये देखो URL है ना ऊपर, इंटरनेट पे चल रहा है कि नहीं है, क्या है उस पर ध्यान मत दो। तो मुझे क्या करना चाहिए था, जब मैंने अपनी फाइल बनाई तो मुझे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन तो जानते हो ना, जैसे आप लोगों के नाम के पीछे सरनेम लगा होता है, बस ऐसे ही फाइल्स के एक्सटेंशन होते हैं। हम जब किसी को अपना नाम बताते हैं तो मैंडेटरी नहीं होता है कि हम सरनेम बताएं, लेकिन जब कोई फॉर्म वॉर्म फिल करते हो लीगल या कोई भी इस टाइप का, तो वहां पे सरनेम लगाते हो कि नहीं लगाते हो? लेकिन यहाँ पे तो इतनी सी भी ऑप्शन नहीं चलेगी सरनेम ना लगाने की, एक्सटेंशन से ही पहचाना जाएगा फाइल को, खाली नाम से नहीं चलेगा। जिस तरह के सॉफ्टवेयर में फाइल बनाओगे बाय डिफॉल्ट उसी टाइप का एक्सटेंशन वो ले लेगा, अनलेस एंड अंटिल यू डिफाइन द एक्सटेंशन। मैंने उसे नहीं बताया था तो उसने बाय डिफॉल्ट क्या ले लिया, txt। और अगर मैं वेब पेज बना रही थी तो उसको सपने थोड़ी आ रहे थे कि मैंने जो लिखा है वो वेब पेज बनाने के लिए कोड लिखा है ना। तो मुझे क्या कहना चाहिए था उसे, ये कहना चाहिए था। अब मैंने सेव किया फाइल को, अब देखिए बाहर जाके ये, अब ये वेब पेज की तरह नेट पे रन हो गया और आप देख रहे हैं कि ये नहीं हुआ। कौन सा, ये वाला, ये सब खोल रहा है कोड, क्लियर है? तो मैं इसको डिलीट कर देती, इसका कोड खोल लेती हूँ। या तो नोटपैड ओपन करो, इसे खोलो, या फिर राइट क्लिक करके बोलो ओपन विथ नोटपैड। आया समझ में आपको? ये खोलिए। ठीक भाई, तो अब आपको सारी सेटिंग समझ में आ गई। अब बॉडी में मैंने अपनी इंफॉर्मेशन लिखी, मुझे यहाँ पे एक हेडिंग भी लिखना था। तो जो बात होगी अब किसके थ्रू होगी, टैग के। तो H1 का एक टैग है, H1 का टैग हेडिंग लेकर आएगा। H1 स्टार्ट, H1 एंड। तो क्या दिखा आपको यहाँ पे, हेडिंग। हेडिंग में बस इतना होगा कि साइज बड़ा बड़ा होगा टेक्स्ट का और वो बोल्ड हो जाएगी। लेकिन हेडिंग के कितने स्टाइल्स होते हैं, 6। ठीक भाई, तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। हेडिंग के जो स्टाइल है वो H1 से H6 तक ही होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सीक्वेंस में ही दोगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो कैसे भी आगे पीछे करके
दे सकते हो। ये देखिए, क्लियर है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये देख लिया कि हेडिंग के 6 स्टाइल है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक हेडिंग एक ही बार देना है, वही 50 बार दो, क्या ही फर्क पड़ेगा उससे। ये लो, जब मर्जी तक देते रहो। हर बार जब चेंजेस करोगे तो रिफ्रेश करना पड़ेगा फाइल। रिफ्रेश करने के लिए यहाँ से रिफ्रेश करो, या F5 प्रेस करो, या Ctrl+R करो। राइट क्लिक करोगे ना, दिख जाएगा Ctrl+R, ये दिखा है, तो तभी तो चेंजेस देगा वो, कि नहीं। दूसरी चीज, हेडिंग एकदम लेफ्ट में आ रखी है, लेफ्ट अलाइंड है मतलब। और अगर मेरे को इसका अलाइनमेंट चेंज करना है तो मैंने क्या कह दिया इसे, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। आए समझ में? वो सेंटर में होगी, ठीक। हाँ, क्यों नहीं होता, राइट अलाइन भी होता है भाई। अलाइन इज इक्वल टू राइट, ये देखिए, क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे मैं आपको ये वाली बात लिख के देना चाहती हूँ कि हेडिंग लेवल्स आर फ्रॉम H1 से H6 तक। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिख करके दे दी, लेकिन ये आपको बात यहाँ पे वो दिखाई दे रही है और मुझे यहाँ पे दिखाना नहीं था। तो कहने का मतलब, मैं नहीं चाहती थी कि वेब ब्राउजर इस लाइन को पढ़े। भाई जब होगी तो पढ़ेगा ही, छुपा के कैसे रख लोगे? हाँ, मिस्टर इंडिया तो नहीं बना सकते ना इसको कि हो भी और दिखे भी ना। तो एक तरीके से बना सकते हैं। कमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट होता है हर लैंग्वेज में होता है। सी लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज में कमेंट एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपने किसी भी कोड को या लाइन को कमेंट बना दिया तो वो एक इशारा होता है ब्राउजर के लिए कि इस लाइन को नहीं पढ़ना। भले ही कितनी भी राज की बात लिखी हो उसमें, वो नहीं पढ़ेगा, छोड़ देगा। तो देखते हैं, कमेंट बनाने का भी देखिए टैग ही था, गया ये। आगे चलते हैं। तो अब आपको ये हेडिंग का समझ में आया। उसके बाद एक होता है HR। HR से हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन आती है, ये देखिए क्या आएगी, हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन। हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन को मैं थोड़ा मोटा करना चाहती हूँ, तो मैंने कहा साइज 10, ठीक। और साइज जब मैंने 10 किया तो मोटा मोटा दिखा, बट शेडिंग में दिखा। ये देखिए शेड आ रहा है, तो मैंने इसे मना कर दिया कि भाई शेड मत दिखाना, शेड नहीं दिखाया, ठीक। अगर आपने कोई कलर वगैरह देना है तो वो दे देगा ये, और विड्थ वगैरह अगर आपको कम करनी है तो वो। हो गया, आगे बढ़ते हैं। आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है आज के बाद, कोई भी इंफॉर्मेशन बिना टैग के नहीं होनी चाहिए। रीजन, अगर मैंने आपसे कहा कि ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है ना, इसको राइट अलाइन कर दो, सपोज मैंने कहा, तो आप कैसे करोगे? अलाइन जो है वो क्या है, एट्रीब्यूट। हाँ, एक और बात कि एचटीएमएल जो है किससे बना है, किससे बना है, टैग से। बता रही हूँ ना बार बार। लेकिन टैग सिर्फ पहले शब्द को कहा जाता है, जो सबसे नंबर पहले पे होता है, बट उसके बाद जो होते हैं वो टैग नहीं कहलाते। फॉर एग्जाम्पल, इस वाली लाइन में, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन, इस वाली लाइन में जो टैग है उसका नाम H2 है।
लेकिन जो अलाइंग है वो टैग नहीं है, वो क्या है, एट्रीब्यूट। समझा? तो कुल मिला के भाषा HTML की किससे बनी है, टैग और उसके एट्रीब्यूट से। समझा? अब हम जब यहाँ पे थे, इधर इसमें, तो टैग क्या है आपका, HR। HR है ना टैग तो, और उसके एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, साइज, नो शेड, कलर, विड्थ। लेकिन कलर के बराबर में जो ब्लू लिखा है उसे आप टैग नहीं, एट्रीब्यूट नहीं बोलोगे ना, क्या बोलोगे, वैल्यू। कलर नाम के एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो HR टैग है, साइज, नो शेड, कलर, विद उसके एट्रीब्यूट्स। आगे बढ़े। कोई भी टेक्स्ट आपको बिना टैग के नहीं लिखना, तो पैराग्राफ फिलहाल आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सारा का सारा आपका पैराग्राफ है। पैराग्राफ के बीच में आपने हेडिंग लिखी हुई है जो कि पैराग्राफ के अंदर है। समझ में आया? अब बॉडी जो है उसके भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। कौन कौन से, बीजी कलर। ठीक है भाई, टेक्स्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं ऐसे। अब टेक्स्ट का कलर या बैकग्राउंड का कलर मेरे मन का नहीं हो पाया, है ना। मैंने यहाँ पे लाइट ग्रे लिखा, मुझे लाइट ग्रे और डार्क ग्रे के बीच में चाहिए था। मैंने यहाँ पे लाइट ब्लू लिखा मान लीजिए, तो मुझे लाइट ब्लू चाहिए तो था, लेकिन ऐसा नहीं, इसका इससे थोड़ा सा शेड और हल्का। तो अब मैं ये बात इससे नहीं कह सकती, क्योंकि लाइट को मैं दो बार तो नहीं लिखूंगी कि लाइट लाइट ब्लू, है ना। तो फिर मैं इससे क्या करूं, हम अगर गूगल करें तो HTML के कलर कोड्स होते हैं, वो कलर कोड ही यूज करने चाहिए। क्योंकि कलर कोड नाम से तो आप लिमिटेड कलर्स को ही तो बुला पाओगे ना। तो यहाँ पे ये बैठेगा, मुझे ये वाला कलर लेना था या जो भी आपने कहा वो ले लो जो आपको चाहिए। ठीक, मैंने ये ले लिया। इसका ये हेक्स कलर कोड है, इसे कॉपी करो और जाकर के यहाँ पे पेस्ट कर दो। आज के बाद कलर्स के लिए आप क्या यूज करोगे, HTML के कलर कोड, मतलब जिसे हेक्स कलर कोड बोलते हैं। ठीक, उसके बाद एक एट्रीब्यूट है मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन। ठीक, और अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड पे कलर भी दे सकते हैं। सॉरी, कलर ही, कलर तो दे दिया। बैकग्राउंड पे आप पिक्चर भी दे सकते हैं। पिक्चर देने के लिए आपको पूरा लिखना है बैकग्राउंड और फाइल का नाम। तो क्या था, JPG। जो पिक्चर्स की फाइल है वो ज्यादातर JPG या PNG वगैरह होती है, तो पूरा नाम पता कर लेना और लगा देना। नहीं मिली होगी भाई, है ना, मिलेगी तो लगाएगा ना, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। मैंने डेस्कटॉप पे दिया है तो डेस्कटॉप पे आई, लेकिन पूरी नहीं आई, जरा सा पेज ही दिख रहा है। तो क्यों नहीं आई, अब रीजन समझो। बॉडी किसे कहते हैं, बॉडी वो होती है जो यूज्ड एरिया होता है। अब अगर मान लो कि मैं ये बढ़ा दूं, ये देखिए, ठीक है, समझाया। तो बॉडी किसे कहते हैं, जो यूजर यूज करता है जितना एरिया, वो बॉडी यूजर है। तो मैंने जितना इस्तेमाल किया था उसमें बैकग्राउंड इमेज दिख गई। अभी आप कहोगे इसे छोटी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो मैं अभी इसको कुछ नहीं कर सकती। एक और इमेज शायद बाहर पड़ी है। ये बहुत छोटी सी थी, छोटी सी होने के कारण ये रिपीट हो रही है, तो मैं तो फिलहाल अभी इसे भी रोक नहीं सकती। समझ में आ गया।
तो ना तो आप बड़े को छोटा या छोटे को बड़ा कर सकते हो, उसके लिए सब बताया जाएगा, वो CSS में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे हम? यहाँ। तो हेडिंग लेवल हो गया, HR हो गया, और पैराग्राफ हो गया। हाँ, तो पैराग्राफ की बात चल रही थी। अब जो टेक्स्ट मैंने लिखा है, मैं क्या करती हूँ, फाइल का नाम चेंज कर देती हूँ। वो फाइल जब होगी ही नहीं तो मिलेगी नहीं, और मिलेगी नहीं तो दिखेगी नहीं। जब बैकग्राउंड पे इमेज और कलर दोनों आप देते हो, तो वो इमेज को देखता है। अगर इमेज होती है तो पहले इमेज लगाता है, और इमेज नहीं मिलती तो जाके वो आपको कलर देता है। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब ये जो टेक्स्ट है, इसमें कोई अलाइनमेंट लेफ्ट साइड से तो है, लेकिन राइट साइड से नहीं है। तो अगर राइट साइड से दोगे तो लेफ्ट से आगे पीछे हो जाएगा, नेक्स्ट टैग बन जाएगा। तो आप क्या चाहते हो अभी? दोनों साइड से आए। तो दोनों साइड से लाने के लिए आपको क्या करना होगा? इसके अंदर जाके आपको क्या बोलना है? अलाइन इज इक्वल टू जस्टिफाई। ये देखो, एकदम हो जाएगा इक्वल। लेकिन यही नहीं इसमें, पता है क्यों? क्योंकि ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, ये ये एक ब्लॉक नेचर का एलिमेंट है। ब्लॉक नेचर का एलिमेंट और इनलाइन नेचर दो होते हैं। इनलाइन वो होते हैं जो अपना रिजल्ट उसी सेम लाइन पे दिखाते हैं जहां उन्हें दिया जाता है, और ब्लॉक टाइप वो होते हैं जो हमेशा नई लाइन पे अपना दिखाते हैं, जो भी दिखाना है आपको। तो ये देखिए, अब हो गया अलाइनमेंट, देखो ध्यान से, लेफ्ट और राइट बिल्कुल इक्वल दिख रहा है। चलिए अब आगे बढ़े। अगर मुझे कहीं इमेज दिखानी है बीच में, तो मैंने दिया IMG। IMG का टैग है, लेकिन खाली IMG के टैग से क्या बात बन जाएगी? तो उसको कैसे सपने आएंगे कि आपको कौन सी इमेज दिखानी है कि नहीं? तो मैंने कहा कि मेरे को इमेज दिखाओ, तो IMG में सोर्स डाला जाता है। लेकिन अब एक बात और, मुझे जो पिक्चर दिखानी है ना, मान के चलो कि वो यहाँ नहीं है, बाहर नहीं है, मतलब डेस्कटॉप पे नहीं है, जहां मेरी HTML है। तो मेरी पिक्चर फाइल आखिर है कहाँ? तो मैंने कहा भाई, मेरी फाइल जो है, आप अ, चलो यही सही, ये दिखानी है मुझे। क्या नाम है इनका? Ganesh G.jpg। नहीं आई? नहीं आई ना? क्योंकि मैं कहाँ पे काम कर रही हूँ, मेरी फाइल कहाँ पे है? डेस्कटॉप पे। तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा? जब तक आप उसे बताओगे नहीं, तो भाई वो तो पिक्चर फाइल को ही डेस्कटॉप पे ढूंढता रहेगा, है कि नहीं? तो मुझे उसे किसी ना किसी तरह से बताना पड़ेगा कि नहीं, आपको पिक्चर फाइल कहाँ जाके ढूंढनी है, यहाँ जाके ढूंढनी है। तो आप पाथ कैसे लेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये फाइल यहाँ ना होती, कहाँ होती? मान लीजिए कि यहाँ होती, यहाँ। ठीक, तो मैं इसका पाथ कैसे लेती? ऊपर ही आता है ना, इसमें राइट क्लिक कर दो। देख लिया आपने? तो राइट क्लिक से इसका पाथ यहाँ आ रहा है, इसे कॉपी करो, और फिर स्लैश। ठीक है भाई, क्लियर? मैंने कॉपी भी किया है या नहीं इसको?
यार तो सही है भाई। भाई यही तो है। लगता है ये मैं HTML फाइल में तो नहीं काम कर रही, कहीं मैंने डिलीट ना किया और उसी में काम कर रही हूँ। ऐसे ही लग रहा है मुझे। वेरी स्ट्रेंज। कोई ऐसी गलती है जिस पे ध्यान नहीं जा रहा है? php.jpg कहाँ पे? चक्कर है भाई, किसी और का ध्यान जा रहा है, कुछ दिख रहा है तो बताना। मैम शायद फाइव जी अभी इजी है, आप जल्दी से निकाल लो। सुन नहीं रहा जी, क्या बोल रहे हो? फाइव शायद अभी इजी है। आपकी आवाज जो है वो क्रैक हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जी। कोर्ट से मतलब नहीं है ना, वो जो बात है कि इमेजेस जो है वैसे जेपीईजी वाली जो है जेपीजी से आ जाती है, लेकिन कभी कभी ठीक है, जो भी है आ गया। ठीक है, चलिए छोड़िए इस बात को। अब हम क्या करें? हेल्पलाइन बाद में काम की, हाँ। चलो जी। अब मुझे ना इस इमेज को इतना बड़ा नहीं दिखाना, तो फिर क्या करें? अगर आपका किसी भी इंफॉर्मेशन में कोई कस्टमाइजेशन होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ कैसे होगा? एट्रीब्यूट से बोलो। किससे? एट्रीब्यूट से। तो इमेज का एसआरसी एक एट्रीब्यूट है, एक आपका विड्थ हो गया। विड्थ जो आप दोगे वो इंच या उसमें नहीं देते, ये पिक्सल्स में चलती है। आप कुछ नहीं भी यूनिट लिखोगे तो भी वो समझ जाएगा कि पिक्सल्स में देना है। तो ये देखिए, क्लियर ना? लेकिन अब जब हमने आपको आईएमजी पढ़ा ही दिया तो पूरा पढ़ाएंगे ना, मतलब इसके सारे एट्रीब्यूट्स बताएंगे। ठीक। उसके अलावा ऑल्ट, ऑल्ट भी जरूर देना चाहिए। ऑल्ट क्या होता है भी बताती हूँ। टाइटल, ऑल्ट में मैंने ऐसा कुछ भी मैंने दे दिया, बॉर्डर लग गया, डिफॉल्ट कलर से ब्लू कलर चल रहा है ना अभी, उसी कलर से लग गया। और इस पे जो टाइटल मैंने दिया नाइस पिक, वो तब आएगा जब मैं उस पर कर्सर रखूंगी। लेकिन ऑल्ट जो है वो ऑल्टरनेटिव मैसेज है जो कि दिखाई ही नहीं देगा। वो तब दिखता है जब फाइल अवेलेबल नहीं होती है। क्लियर? अगर फाइल नहीं मिली बाई चांस, तो हम चाहते हैं कि उसका जो एरिया है वो लेके रख ले और उसकी जगह पे एक मैसेज दिखा दे। समझा? ठीक।
तो ये हो गया आपका ऑल्टरनेटिव मैसेज के लिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। वैसे तो इसके एट्रीब्यूट्स हो गए, लेकिन एक आध और रहता है देख ले। एच स्पेस और वी स्पेस। एच स्पेस से आप लेफ्ट और राइट का स्पेस दे सकते हो, और वी स्पेस से आप वर्टिकल स्पेस दे सकते हो, टॉप और बॉटम का, लेफ्ट और राइट, टॉप और बॉटम। क्लियर? क्लियर हो गया? तो ये थे कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ नहीं ऑलमोस्ट तो बता ही दिए मैंने, शायद ही कोई रहा होगा, बता दिया मैंने। ठीक है, पिक्चर के लिए। एक मिनट देखिए। एक मिनट। हाँ, अच्छा। अब ये जो पिक्चर है ये आ तो रही है, लेकिन ये ना यहाँ पे वेस्टेज कर रही है स्पेस का, कर रही है ना। तो अगर आप चाहते हो कि ये जो स्पेस का वेस्टेज हो रहा है वो रुक जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है? देखिए क्या करना है। आपको एक बस कोई छोटा सा एट्रीब्यूट करना है, अलाइन का। अब अलाइन जो है सेंटर तो काम करेगा नहीं, लेफ्ट काम करेगा। अब आप कहोगे कि लेफ्ट से लेफ्ट में चला गया, लेकिन इसके साथ इसने दो काम किए। लेफ्ट में जाने के अलावा इसने जो भी इसका सराउंडिंग एलिमेंट्स थे, सराउंडिंग मतलब आसपास के एरिया का क्या था हमारा टेक्स्ट, उसको भी उसने लेफ्ट साइड पर अलाइन कर दिया। और ये स्पेस क्यों छूटा हुआ है? क्योंकि हमने दिया है एस स्पेस और वी स्पेस। आया समझ में? तो इस तरीके से आप अपनी इमेज को डाल सकते हैं। ठीक। तो जब भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं तो हम पहले दिन ये क्लास कराते हैं, सिर्फ इतना, इतना काफी रहता है उनके लिए। लेकिन वीकेंड वालों के साथ में बस यही कोशिश होती है कि थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाया जाए, अगर उनका बेस बन जाता है तो भाई यहाँ तक का काम ठीक है। हम्म। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो नहीं है। तो भाई एक काम कर रहे हैं हम कि, अच्छा एक और बात रह गई बताना, कि जो ब्राउजर है वो बाय डिफॉल्ट ना तो लाइन ब्रेक लेता है अपने आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये जो टू लिखा है ना यहाँ पे, मैं पहचान के लिए ड्यूकेट लिख देती हूँ। वो आप देखना ड्यूकेट को नई लाइन पे होना चाहिए, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देगा नई लाइन पे। दिख रहा है कहीं नई लाइन पे? ये रहा ड्यूकेट, दिख रहा है? नहीं ना। तो बाय डिफॉल्ट वो तब तक ब्राउजर लाइन ब्रेक नहीं लेता जब तक आप ब्रेक ना दें। ये देखिए, पर ये, और अगर आप कहीं पे स्पेसेस देते हैं तो ये एक से ज्यादा स्पेस भी रिकमेंड नहीं करता, कंसिडर नहीं करता। ये देखो नहीं आ रहा है। तो अगर आपको स्पेस भी उसे कहना है कि भाई एक से ज्यादा स्पेस चाहिए, तो या तो आप लगाएंगे एनबीएसपी। एनबीएसपी एक स्पेस के लिए एक चलता है। अगर आपको चार स्पेस देने हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? चार बार देना ही पड़ेगा एनबीएस को। आपके पास ठीक भाई। अब अगर मैंने ये तीन चार बार लिखा तब जाके लेगा ये देखिए, ये देखिए। ठीक भाई, यहाँ पे आ गए। बट अगर आपको ज्यादा स्पेस चाहिए
तो आप क्या देंगे, EMSP। EMSP एक ही EMSP 4 के बराबर होता है। ठीक, समझ में आया? ये देखो इधर, दिख रहा है? जूम करके दिखाऊं? ये लो जी, ये मैंने 4 बार NBSP दिया था और ये एक ही बार। चले, तो ये फाइल तो हो गई हमारी तैयार। बस अब एक और, कोई दिक्कत तो नहीं है? धीरे मतलब मैंने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि HTML में जो भी आप काम कराएंगे वो टैग से कराएंगे। टैग बोलेंगे पहले शब्द को, और उसी वाली लाइन में अगर आपको और वर्ड्स नजर आ रहे हैं तो पहले वर्ड के बाद जो होगा वो क्या होगा, एट्रीब्यूट, और इक्वल टू करके जो होगा वो उस एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी। ये बताएं, ठीक है? आज फर्स्ट डे है, हो जाएगा धीरे धीरे यार। अब जल्दी से एक और फाइल को देख लेते हैं। लिस्ट। अब लिस्ट क्या होती है देखते हैं। टाइटल हमेशा लिखना जरूर। अच्छा हाँ, एक और बात, जो आपकी ये वाली फाइल थी इसमें एक लिंक रेल भी होता है। पहले मैं इसे सेव कर लूँ। लिस्ट बना के दिखाऊंगी मैं इसमें आपको। जो ये टाइटल है, ये टाइटल बार में दिखाई देता है, अभी दिखाते हैं। कोई भी पिक्चर्स डाल देना, मतलब जो भी आपके लोगो लोगो हो वो डाल देना भाई। मैंने बाहर रख रखा है एक छोटा सा। तो इससे होगा क्या कि आपके ब्राउजर पे जो ऊपर होता है ना, ये इसे टाइटल बार कहते हैं। यहाँ पे टाइटल और यहाँ पे ये लोगो दिखाई देता है। क्लियर? चलिए, क्या कुछ भी लगाओ भाई, मैंने कहा तो। पिक्चर क्या होता है, लोगो ही तो लगाया जाता है। अब तुम अगर यहाँ पे लिंक भी दोगे तो इसकी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ आप मुझे? लगा देगा ये उठा के, इसको क्या फर्क पड़ेगा? ये लो, ये मान लेगा कि यही आपका लोगो है। क्यों? ये लो, तो आपका पाथ और नाम वाम गलत होगा बस और कुछ। ठीक है भाई, चलिए तो आगे बढ़ते हैं लिस्ट के लिए। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट, लिस्ट किसे कहते हैं भाई? नॉर्मली आपने देखा होगा, अब सपोज करो कि मैंने आपसे कहा कि हम एक ई कॉमर्स बिजनेस करेंगे और हमारे जो आइटम्स हैं जिसमें भी हम डील करते हैं तो उनको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हम गारमेंट्स में, इलेक्ट्रिकल आइटम्स में, ठीक है, और फुटवेयर, फूड आइटम्स, इन सब में हम डील करते हैं। तो आपने ऐसे लिख दिया, समझा? लेकिन ज्यादा मजा तब आएगा ना जब आप
या तो कोई साइन लगा दे या फिर कोई नंबरिंग लगा दे, इसे लिस्ट ही कहते हैं। तो देखो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है और ये ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड वाले में आप चाहे 1 2 3 दें, ABC दें, रोमन में दें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, छोटा वाला रोमन में दें, ठीक, या स्मॉल ABC में दें, कैसे भी दे सकते हैं। और अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो आप स्क्वायर में दें, डॉट में दें या सर्कल में दें, एक ही बात है। वर्ड में तो यहाँ पे इसने बहुत सारे दिखा दिए, लेकिन फिलहाल के लिए हम सिर्फ 3 ही दिखा पाएंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट में। तो स्टार्ट करें इसको। लिस्ट टाइप्स, ठीक है। तो मैंने जितने भी टाइप्स हैं वो यहाँ पे लिखे। पहले 3 तरह के टाइप्स होते हैं लिस्ट के। क्या क्या? हाँ जी, 3 तरह की लिस्ट होती है। फर्स्ट है आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक भाई। ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड और डिस्क्रिप्शन। क्लियर है? ऑर्डर्ड लिस्ट में OL, ठीक। OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, LI मतलब लिस्ट आइटम। जितना भी आपको लिखना है सब लिख डालो, ठीक। ठीक भाई, ये तो जब हमने इसे रन किया, ठीक है, तो ये आ गया। क्लियर? अब मैंने आपसे कहा था कि भाई हम तो ABC भी लगा सकते हैं इसमें। तो जब तक आप कहोगे नहीं तब तक वो लगाएगा नहीं। और किसी भी टैग में अगर कुछ भी हो सकता है तो वो किसके थ्रू हो सकता है? एट्रीब्यूट्स के, है ना। तो एक एट्रीब्यूट आता है टाइप नाम का जो OL के साथ लिखता है। अगर उसमें जाके मैंने क्या लिख दिया, A, कैपिटल A लिखोगे तो कैपिटल ABC आ जाएगा, स्मॉल लिखोगे तो स्मॉल आ जाएगा, और अगर रोमन लिखोगे, रोमन के लिए I लिखना पड़ता है, तो अपने आप फर्स्ट सेकंड थर्ड बना देगा। और अगर कैपिटल I लिखते तो कैपिटल। समझ में आया? एक और इसका होता है रिवर्स्ड। रिवर्स में उल्टा हो जाता है लिस्ट। आइटम तो सीधे रहेंगे, सिर्फ नंबर उल्टे होंगे। और एक और आता है कि अगर मैंने बाय डिफॉल्ट स्टार्ट 1 से हो रहा है, अगर मैंने किसी जरूरत में कहा कि 4 नंबर से स्टार्ट करो तो ये 4 नंबर से ही स्टार्ट करेगा।
कोई भी रीजन हो सकता है कि हम 4 नंबर से स्टार्ट करें। क्लियर? तो ऑयल के कितने एट्रीब्यूट्स हैं? हाँ जी धीरज, कौन कौन से? हाँ 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 हाँ, लिस्ट है 3 तरह की, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड और डिस्क्रिप्शन। मैंने बोला ओएल टैग के कितने एट्रीब्यूट पढ़े आपने? ओएल टैग के कितने एट्रीब्यूट पढ़े आपने? एक तो टाइप और एक रिवर्स, ठीक है ना, और एक क्या, स्टार्ट। टाइप पढ़ा, स्टार्ट पढ़ा और रिवर्स पढ़ा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस टॉपिक को यही रोक देना चाहिए। फर्स्ट डे है धीरज और रोहित का, ठीक है, तो मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि जितना पढ़ाया आज के लिए काफी है ना धीरज और रोहित? सबको एवरेज में लेके चलना पड़ता है, कोई बात नहीं, भागम भाग कुछ नहीं है भाई, फीस तो ऑन टाइम ही देनी है और उसके बाद कोर्स को आराम से समझते हुए चलना, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, बाकी कल पढ़ेंगे। आज का दिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, बेस बनाइएगा, मिलेंगे कल, ठीक है, ओके। 4 बजे वाले बच्चों को भी ज्वाइन करना है कल, ठीक है, ओके, बाय।